हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कल से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। थोड़ी प्रॉब्लम थी नेट की, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। खैर, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और आज से फिर से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप लोग वेट कर रहे होंगे, इसलिए मैं बता देती हूँ कि नेट की प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। खैर, अभी मैं कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ और इस समय जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वे पे। और जो टॉपिक लिया है वो एनी बेसेंट। हमारा जो टॉपिक चल रहा था समाज सुधार आंदोलन पे राजा राम मोहन राय की हमने स्टडी कर ली थी और इस समय हम करेंगे एनी बेसेंट की स्टडी। तो चलिए अपने स्टडी पे चलते हैं। और इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने टॉपिक पे। इसके अलावा मैं जानकारी दे दूं कि मैंने एक और चैनल क्रिएट कर दिया है बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, ट्विंस हैं और उनकी स्टडी भी ऑनलाइन हो रही है, तो मुझे ही उनको भी पढ़ाना पड़ रहा है। तो बहुत से माँ बाप के सामने ये प्रॉब्लम आ रही है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उन्हीं की हेल्प के लिए क्योंकि ऑनलाइन जो टीचर्स क्लासेस दे रहे हैं जूम ऐप और भी अदर ऐप के द्वारा, तो उनसे बच्चे स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से टीचर्स को इस तरह के वीडियो बनाने नहीं आते हैं, तो मैं अपने बच्चों को भी स्टडी कराती हूँ। प्लस आप लोगों के लिए, अगर आपके बच्चे हैं या फिर जानकारी में कोई है तो आप बता सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अभी तो मैंने स्टार्ट किया है बहुत ही छोटे स्टैंडर्ड पर, क्योंकि अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो उन्हीं के वीडियोस मैं आपको अपलोड कर रही हूँ। और ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियोस अपलोड करती हूँ वो गुजरात के बोर्ड, स्टेट बोर्ड का जो बुक है उससे रिलेटेड मैं वीडियो अभी लाना शुरू कर रही हूँ। अभी तो बहुत कम ही वीडियो है। तो चलिए अपनी स्टडी पे चलते हैं। तो चलिए अपनी स्टडी पे चलते हैं। एनी बेसेंट, इनका जन्म एक साधारण परिवार में 1 अक्टूबर 1847 ईस्वी को लंदन में हुआ था। इनके पिता का नाम विलियम बेचवुड था, जिनका जन्म आयरलैंड में हुआ था, लेकिन वे लंदन में आकर बस गए थे। एनी बेसेंट के बचपन का नाम वुड था। वे कई भाषाओं के अच्छी जानकारी उन्हें थी। एनी बेसेंट का विवाह 1867 में पादरी फ्रैंक बेसेंट के साथ हुआ। एनी बेसेंट अपने कट्टर व धर्मांध पति के साथ अधिक दिनों तक तालमेल न रख पाई। इसका कारण उनके बेसेंट द्वारा स्वतंत्र विचार रखना और रूढ़ियों में विश्वास न होना था। अपनी कन्या की बीमारी के कारण उनके हृदय में कुछ ऐसी स्थितियां उपजी जिसके कारण उनका भगवान से विश्वास उठ गया। वह नास्तिक बन गई। पति के दबाव के बावजूद गिरजाघर में जाने के लिए तैयार भी वे नहीं हो पाई, जो उन दोनों में निरंतर अनबन का कारण बनता गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उन दोनों के मध्य 1873 में तलाक हो गया। एनी बेसेंट का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं रहा। इसी कारण उन्होंने अपना मन दूसरी तरफ खींचने के लिए लेखन कार्य को चुना। इस लेखन कार्य से उन्हें पैसा मिलता था, जिससे वे गर्व का अनुभव करती थीं। एनी एक समय इतनी बीमारग्रस्त थी कि उन्होंने आत्महत्या करने तक की बात सोच ली। इस समय उनके हृदय में एक आवाज़ आई कि कायर की तरह मरना अच्छा नहीं है, अच्छा तो यह है कि काम करते हुए एक शहीद की तरह मरो। इस स्थिति के पश्चात उनमें आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई तथा उन्होंने कभी भी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचा। घर परिवार त्यागने के पश्चात एनी इतनी विद्रोही हो गई कि वे अंधविश्वासों व रूढ़ियों को तोड़कर सत्य की प्राप्ति हेतु उनको प्रचारित करने में जुट गई। इन्होंने इस कार्य में अपने को इस तरह शामिल किया कि इससे ईसाई जगत में खलबली मच गई।
इस आचरण के कारण इनकी ईसाई समाज में आलोचना होने लगी। इसके फलस्वरूप इन पर पत्थर भी बरसाए गए। इसके अतिरिक्त इन पर ईसाई धर्म का विरोध करने के कारण मुकदमे भी चलाए गए। रूढ़िवादियों द्वारा इनकी इकलौती बेटी को अलग कर इनके पति को दिया गया। उपरोक्त स्थितियों का सामना करने के बाद भी वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई, बल्कि वे और अधिक तेजी से इनके प्रचार प्रसार में जुट गए। इस प्रकार वे न्यू माल्थ्यूजियन लीग की नेता भी बन गई। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, माल्थ्यूजियन लीग की नेता बन गई। उन्होंने मजदूरों के लिए विस्तृत रूप से आंदोलन किया तथा इसके लिए सोशलिस्ट डिफेंस एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की। उनके द्वारा लिंक नामक एक समाचार पत्रिका का प्रकाशन किया गया। 1882 में उनकी मुलाकात थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक रूसी महिला मैडम ब्लावत्स्की से हुआ। तो कौन संस्थापक था? मैडम ब्लावत्स्की, जिससे जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस प्रकार इनका नास्तिक से आध्यात्मवाद की ओर झुकाव हुआ। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक दृष्टिकोण, यानी इसमें हम जानेंगे जो मेन पॉइंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। स्थापना वर्ष जो कि 1875 में स्थापित हुआ। स्थापना स्थल, इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो स्थापना स्थल है न्यूयॉर्क, यूएसए। संस्थापक मैडम ब्लावत्स्की रूस की जो थी, और कर्नल ऑलकॉट अमेरिका के। और 1839 में उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की। मैडम ब्लावत्स्की की मृत्यु के पश्चात ये ही एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सर्वेसर्वा बन गई। एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में भारत में उनका आगमन हुआ। इसके पूर्व उन्होंने भारत के बारे में 1878 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक भारत में जनवरी 1889 ईस्वी में पहुंचे और उन्होंने 1886 में मद्रास के पास अंडयार में इस सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। तो मद्रास में जो स्थापित हुआ था अंडयार, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1886 में अंततः इस संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भी ये बना। एनी बेसेंट 1893 में शिकागो अमेरिका में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भी सम्मिलित हुई, जहां नवंबर 1893 ईस्वी में यह भारत पहुंची। इस सभा में भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, ने हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने हिंदू धर्मशास्त्रों का विशद अध्ययन कर कई ग्रंथों की रचना की तथा गीता का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। एनी बेसेंट कहा करती थी कि भारत अपने प्राचीन धर्म और दर्शन के सहारे ही ऊंचा उठ सकता है। कुछ दिनों पश्चात वे बनारस रहने लगी, जहां उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ जानने का उन्हें मौका मिला। इस दरमियान वे बनारस में प्रतिदिन गंगा में स्नान करती थीं और भारतीय पोशाकों को धारण करके ही घर से बाहर निकलती थीं। उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड से भारत आने वालों में C.F. एंड्रयूज, दीनबंधु व एनी बेसेंट प्रमुख थे, जो यहाँ धर्म प्रचार के लिए आए, परंतु दोनों इस देश के परम भक्त बन गए। एनी बेसेंट को शिक्षा से बेहद लगाव था, इसीलिए उन्होंने अपने मित्रों की सहायता से काशी में 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो थोड़े ही दिनों बाद एक कॉलेज बन गया। उल्लेखनीय है कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस कॉलेज को 1916 ईस्वी में हिंदू विश्वविद्यालय के रूप दिया, जो कालांतर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के नाम से विख्यात हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं BHU का इतिहास कि कहाँ से कैसे ये स्थापित हुआ। पहले सेंट्रल हिंदू स्कूल बना
उसके बाद एक कॉलेज में परिवर्तित हुआ और उसके बाद ये बन गया हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU। आगे चलते हैं। एनी बेसेंट शिक्षा के बारे में कहा करती थी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को सोचना सिखाए, परंतु बच्चे क्या सोचते हैं यह तय करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। भारत में रहते हुए एनी बेसेंट ने अपना जुड़ाव सदैव 4 क्षेत्रों यथा धर्म, शिक्षा, समाज सुधार और राजनीति के क्षेत्र में जारी रखा। एनी बेसेंट का कहना था कि ब्रिटिश आदर्श ब्रिटेन के लिए अच्छे हैं, किंतु भारत के ही आदर्श अच्छे हैं। एनी बेसेंट 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कहा कि संपूर्ण देश में ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा का आयोजन किया जाए जो भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति तथा देश की आवश्यकता की पूर्ति में समर्थ हो सके। एनी बेसेंट की पहल के बाद राष्ट्रीय आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा के लिए निम्न बातों पर बल दिया। तो कौन सी बातें थी? सबसे पहला जो था वो था शिक्षा व्यवस्था पर भारतीय नियंत्रण हो। नंबर 2, मातृभूमि के प्रति प्रेम हो। नंबर 3 है पश्चिम की दास्ता का अनुकरण समाप्त हो, यानी पश्चिमीकरण नहीं करना चाहिए। नंबर 4, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान संबंधी जानकारी प्राप्त की जाए। नंबर 5, अंग्रेजों के प्रभुत्व को समाप्त हो। और नंबर 6 है व्यावसायिक शिक्षा का विकास किया जाए। एनी बेसेंट ने शिक्षा के संदर्भ में कहा कि यह भारतीयों द्वारा नियंत्रित, भारतवासियों द्वारा संचालित होनी चाहिए, यानी कि इस पर पूर्ण रूप से भारतीयों का अधिकार होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। फिर देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों के विषय में एनी बेसेंट ने कहा कि भारतीय शिक्षा को शक्ति, दमन एवं नैतिकता के भारतीय आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए और उसमें धार्मिक भावना का समावेश होना चाहिए। एनी बेसेंट ने राष्ट्रीय चरित्र के विकास के संदर्भ में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा को राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना चाहिए। वे स्पष्टता समझती थी कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय चरित्र नहीं है, क्योंकि उसमें राज्य भक्ति कूट कूट कर भरी है। एनी बेसेंट की विचारधारा को दैव विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी विचारधारा को दैव विज्ञान के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी धार्मिक शिक्षा के 4 बिंदु देख लेते हैं। ईश्वर की एकता, विश्व बंधुत्व, परमेश्वर के विविध रूप, दिव्य आत्माएं तथा प्राणियों का क्रम। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों के आत्म विश्वास को जगाना एवं बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। एनी बेसेंट के सिद्धांतों में धर्म, दर्शन, विद्या का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। इनका दर्शन मुख्यतः हिंदू और बौद्ध दर्शन से मिल गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा बाल विवाह व जाति प्रथा का घोर विरोध किया गया और विधवाओं की दशा को सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए गए। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जिस कार्य की हिंदू समाज द्वारा बेहद प्रशंसा की गई, उसका संबंध नवयुवकों की शिक्षा से था। आगे है बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन और अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीति ने उनके हृदय पर गहरी छाप डाली। उन्होंने इस क्रियाकलाप में दिलचस्पी लेनी प्रारंभ कर दी, जिसके लिए उन्होंने 2 फरवरी 1914 ईस्वी में कॉमनवील नामक एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉमनवील किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। फिर 14 जुलाई 1914 को उन्होंने मद्रास से न्यू इंडिया दैनिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। तो ये एक दैनिक पत्र था। 1914 में ही इसे भी इन्होंने प्रकाशित करना शुरू किया। इसकी विशेषता यह थी कि अंग्रेजी दैनिक पत्र होते हुए भी इसमें एक कॉलम हिंदी का होता था।
1907 ईस्वी में सूरत में संपन्न कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल व गरम दल के मध्य जो खाई पैदा हुई थी वह इन्हीं एनी बेसेंट के 2 से 2.5 वर्ष की कोशिश के पश्चात 1916 के लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में समाप्त हुई और उनमें पुनः एकजुटता स्थापित की। एनी बेसेंट जब 1913 में इंग्लैंड गई तब आयरलैंड की होम रूल लीग ने उन्हें सुझाव दिया कि भारत की आज़ादी के लिए वे इस प्रकार आंदोलन करें। उल्लेखनीय है कि उन्होंने ब्रिटेन से आने के पश्चात साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ तथा उसके 6 माह बाद दैनिक पत्र न्यू इंडिया का प्रकाशन शुरू किया। एनी बेसेंट ने अपने साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के प्रथम अंक में लिखा था, ये जो स्टेटमेंट बीच बीच में आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। राजनीतिक सुधारों से हमारा अभिप्राय ग्राम पंचायतों से लेकर जिला बोर्ड और नगर पालिकाओं, प्रांतीय विधानसभाओं तक राष्ट्रीय सदस्य के रूप में स्वशासन की स्थापना करना है। इस राष्ट्रीय संसद के अधिकार स्वशासित उपनिवेशों की विधानसभाओं के समरूप ही होंगे। उन्हें नाम चाहे जो भी दिया जाए और जब ब्रिटिश साम्राज्य की समाज में स्वशासित राज्यों के प्रतिनिधि लाए जाएं तो भारत का प्रतिनिधि भी इस संसद में पहुंचे। उन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन का सभापति चुना गया। इस सम्मेलन में यहाँ जो सम्मान देखने को मिला वह अभूतपूर्व था। उनके सम्मान में बंगाली युवकों ने गाड़ी से घोड़े को खोलकर उसमें स्वयं कंधा लगा लिया था। 1 सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। इसके सचिव जॉर्ज अरुडेल थे। होम रूल आयरलैंड का शब्द था। कभी कभी शब्द पर भी क्वेश्चन बनता है। होम रूल आयरलैंड का शब्द था। सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना आयरलैंड के रेडमंड के नेतृत्व में हुई। भारत में इस आंदोलन का सूत्रपात सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 23 अप्रैल 1916 को बेलगांव में किया गया, जिसका प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा व सचिव NC केलकर थे। एनी बेसेंट ने एक आयरिश महिला थी जिन्होंने ही मूलतः होम रूल लीग की स्थापना की योजना बनाई। उन्होंने अनुभव किया कि स्वशासन प्राप्त करने के लिए कोई वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती है, अतः तब तक वे इस क्षेत्र में अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए कूद पड़ी। उल्लेखनीय है कि स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 ईस्वी को साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ ही हुआ। इसके द्वारा स्थापित होम रूल लीग आंदोलन में उनके दैनिक न्यू इंडिया का प्रमुख योगदान रहा। उल्लेखनीय है कि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सर्वाधिक कार्यालय मद्रास में स्थापित थे। होम रूल लीग की जनता में लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया, परंतु लीग के सदस्य द्वारा उनके विरोध में सत्याग्रह करने की इच्छा के पूर्व ही उन्हें छोड़ दिया गया। होम रूल लीग आंदोलन की राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस से उदारवादियों का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया तथा उग्रवादियों का पुनः प्रवेश हुआ। 28-29 दिसंबर 1917 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 32वें अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया, जिन्हें कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस प्रकार चारों तरफ से दबाव महसूस कर भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया कि जिसके अंतर्गत भारत को उत्तरदायी शासन देने की बात कही गई। इस घोषणा के फलस्वरूप एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। एनी बेसेंट के कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के पूर्व इसका अध्यक्ष केवल सालाना जलसे हेतु चुना जाना
था, परंतु उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की, जो यह थी कि अध्यक्ष वर्ष भर हेतु चुना जाता था, अतः तब संपूर्ण वर्ष उसे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। नौकरशाही के विरुद्ध बिगुल फूंकने के एवज में उन पर कई प्रांतों में जाने पर रोक लगा दी गई। दैनिक पत्र न्यू इंडिया की जमानत राशि भी जब्त कर ली गई। अतः 15 जून 1917 को उन्हें एनी बेसेंट को अरूडले व वाडिया के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में संपूर्ण भारत में रोष फैल गया। इसके विरोध में एक तरफा कांग्रेस सत्याग्रह करने की तैयारी में जुट गई तथा मद्रास के उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश सर सुब्रमण्यम अय्यर, हिंदू पत्र के संपादक कस्तूरी रंगा अय्यर व सीपी रामास्वामी अय्यर सहित तेज तर्रार लोग ने अपने अपने नाम सत्याग्रह हेतु प्रस्तुत कर दिए। इन स्थितियों से निपटने हेतु आखिरकार ब्रिटिश सरकार को अपना निर्णय बदलते हुए एनी बेसेंट व उसके साथियों को रिहा करना पड़ा। सन 1917 ईस्वी से अगले 3 वर्षों तक भारत के राजनीतिक आंदोलन की बागडोर उनके हाथों में रही, इस समय बीबी बसंती के नाम से भारत के कोने कोने में चर्चित हुई। तो इस पर भी प्रश्न बनता है, बीबी बसंती के नाम से कौन चर्चित हुआ था? सन 1918 ईस्वी में उन्होंने यह मांग की कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक बिल द्वारा यह स्वीकार करना चाहिए कि वर्ष 1923 नहीं तो 1928 तक भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान कर दिया जाएगा तथा इस बीच शासन सत्ता भारतीयों को सौंपने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। ब्रिटिश शासन सुधार के प्रति आश्वस्त हो जाने के कारण एनी बेसेंट महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए सत्याग्रह आंदोलन में शामिल नहीं हुई। इससे उनका कांग्रेस से मतभेद हो गया। कांग्रेस से मतभेद के बावजूद भी वे अपने ढंग से भारत की आज़ादी के लिए निरंतर कोशिश करती रहीं। 1925 में उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया नाम से भारत के लिए स्वराज का मसविदा तैयार किया और उसे ब्रिटिश संसद में बिल के रूप में पेश करने की कोशिश की। 26-27 दिसंबर 1927 ईस्वी में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन, जो कि 42वां अधिवेशन था, में पुनः कांग्रेस में शामिल हुई, जहां उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज की मांग का जोरदार ढंग से समर्थन किया। 81 वर्ष की आयु में वे उग्र और सक्रिय राजनीति से अलग होकर थियोसॉफिकल सोसाइटी से पूर्ण रूप से जुड़ गए। उल्लेखनीय है कि सितंबर 1933 ईस्वी में 87 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया। वे शाकाहारी तथा शराब एवं तंबाकू से बेहद घृणा करती थी। तो ये हो गया एनी बेसेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जो नया चैनल मैंने क्रिएट किया है वो है डिजिटल विद्या बाय डॉक्टर नीलम, लेकिन इसमें केवल छोटे बच्चों के लिए है। लॉकडाउन की वजह से उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, तो उसी में हेल्प करने के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। इसका अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं आपकी जानकारी में, तो आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो टीचर्स दे रहे हैं काफ़ी बच्चों को और पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी की हेल्प के लिए मैंने ये नया एक चैनल क्रिएट किया है, जिसका नाम मैंने बताया डिजिटल विद्या है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। तो ये हम देख लेते हैं प्लेलिस्ट। इसमें काफ़ी वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड है। जो न्यू व्यूवर हैं ये देख सकते हैं, काफ़ी टाइप के आपको, जैसे एनटीए यूजीसी नेट के ओल्ड पेपर, पीजीटी टीजीटी के ओल्ड पेपर, और फिर डीएसएसबी के ओल्ड पेपर, प्रैक्टिस सेट,
ये सभी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, लिंक दिया गया है, लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।